जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वन शॉट के टर्म में आज मैं 11th का एक टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रिया, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रिया की फार्मूला की लिस्ट क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीजें आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 11th क्लास के वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे, वो एस्पायरेंट्स जो कि पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास लेक्चर है। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। और केमिकल इक्विलिब्रिया के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं चंद्रदेव पांडे आपको केमिकल इक्विलिब्रिया की तरफ ले चलता हूं। तो आइए, मोस्ट वेलकम केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया की जैसी बात है तो ये क्वेश्चन, इसमें क्या क्या बनते हैं उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमको जान लेना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बन रहा है। तो इस टाइप का एक इक्विलिब्रियम साइन बना हुआ है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रिया बता रहा है। अगर ये रिएक्शन है, सपोज दैट दिस इज अ रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन है तो ये इक्विलिब्रियम, इसीलिए इक्विलिब्रियम की साइन हमने यहां पर बना दिया है। इक्विलिब्रियम की साइन मैंने यहां पर बना दिया है। अब इक्विलिब्रिया में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इसकी जीरो होती है। इसका मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ना तो फॉरवर्ड में करेगा ना तो बैकवर्ड में करेगा। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब कि अगर रिएक्शन हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम में हमारा ये रिएक्शन अगर चल रहा है, तो यहां पर के इक्विलिब्रियम बन जा रहा है। कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम को गेन कर रहा है। यहां पर हमारा रिएक्टेंट घट रहा है, यहां पर हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और यहां पर हमारा के इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के पी अपान के आर, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट आप यहां लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप चेक करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। ये दो मोटिव पॉइंट्स हैं जो कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होता है। तो दिस इज डायनेमिक इन नेचर। ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब होता है गतिकीय, गतिकीय। और हिंदी में इसको केमिकल इक्विलिब्रिया को बोले तो ये होता है साम्यावस्था, साम्यावस्था या रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य भी इसको बोलते हैं। तो गतिकीय होती है, मतलब ये चलती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लोज्ड वेसल में होती है। किसी क्लोज्ड, अगर रिएक्शन कर रहे होंगे तो ये किसी क्लोज्ड में होगी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओपन वेसल में नहीं होगा, इनसाइड होगा। किसी भी वेसल के इनसाइड में होगा, उसके बिल्कुल अंदर ही होगा, आउटर में नहीं होगा। तो वेसल क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया है इसकी। कैटलिस्ट इसमें कोई फर्क नहीं कर पाता है। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम, मतलब कैटलिस्ट का क्या कोई भी रोल कर दें तो कैटलिस्ट का कोई इसमें खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है कि कैटलिस्ट पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा बढ़ा, फिर कैटलिस्ट बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, तो फॉरवर्ड भी बढ़ रहा है, बैकवर्ड भी बढ़ रहा है। तो इसलिए फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है।
क्योंकि जितना ये फॉरवर्ड को प्रोसीड करेगा उतना ही बैकवर्ड को भी सपोर्ट करेगा। तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव कैटलिस्ट का नहीं पड़ता है, यानी उत्प्रेरक का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर, प्रेशर, यानी प्रेशर मतलब दाब, टेम्परेचर मतलब ताप, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता, सांद्रता। तो रिएक्शन की सांद्रता क्या है, मतलब वो कितना सांद्र है, कितना गाढ़ा है, कितना डाइल्यूट है, उस पर भी वो भी समय के साथ डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज आफ्टर टाइम। एक टाइम के बाद जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो फिर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में तो साम्यावस्था बनने में 2-4-10 मिनट लगते हैं। जब साम्यावस्था हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में जो हम चेंज करते हैं तो हमारा रिएक्शन में प्रभाव पड़ता है। इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको हमको चेंज करना पड़ता है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारी साम्यावस्था में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। साम्यावस्था तब तक डिस्टर्ब नहीं होती जब तक उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो साम्यावस्था बहुत ही अपने आप में लाजवाब है। तो आइए लाजवाब चीज को समझते हैं। एक यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर का। तो वाटर का जो एग्जाम्पल लिया है, आइस है और लिक्विड है। तो आइस जो है लिक्विड में जा रहा है। ये क्वेश्चन खूब आया है, ये पीजीटी में आया है, ये नेट में आया है, ये बोर्ड में भी खूब आया है। ये क्वेश्चन खूब आया है कि आइस से लिक्विड में जा रहा है, आइस से लिक्विड में जा रहा है। अब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी इसमें दाब बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगी? तो रिएक्शन हमेशा इसका के आर, के एफ इसको कह सकते हैं, के फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड इंक्रीज कर जाएगा इस रिएक्शन में। इसको हम समझेंगे ला सतालिए में, अभी हमने थोड़ा सा बता दिया है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? आइस लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम बना रहा है, लिक्विड गैस में एक इक्विलिब्रियम बना रहा है, गैस सॉलिड में इक्विलिब्रियम बना रहा है। तो इक्विलिब्रियम कई तरीके की हो सकती हैं। ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्लोज्ड वेसल में होता है। तो ये सब चीजें हमने सीख ली। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे शुगर सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब इसको शरबत कह लें हम यहां पर, शरबत, शरबत। तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। जो गुड़ बनता है उसमें सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है, सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है। पीटी और निकिल, ये पीटी और निकिल इसके क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। तो ये भी एक रासायनिक साम्य है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। रिएक्टेंट्स आर गैस एंड प्रोडक्ट आल्सो गैस। H2I2 इक्वल टू 2HI, ये सब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। N2O4 इक्वल टू 2NO2, PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 और CaCO3। यहां तक जो हमने डिस्कस किया ये सभी गैसेज फेज में थे, यहां पर फेज बदल गया, ये सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज है, यहाँ गैस फेज है। तो CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के। अब हम बात करते हैं, जनरल रिएक्शन लेते हैं। A प्लस B इक्वल टू, मतलब कि इन इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम X प्लस Y। तो यहां पर दो चीजें लिखी जाती है, Kc और एक लिखा जाता है Kp। Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम एट कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम एट कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता किसकी? x की पावर x,
सांद्रता यहां लिखेंगे ये वाला x और अपर में लिखेंगे कोएफिशिएंट, और यहां पर लिखेंगे सांद्रता किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर y, और फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर a और कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर b, यानी Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। यहां पर लिख सकते हैं P बाई आर के इक्विवेलेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एकदम क्लियर हो। अब Kp की बात करते हैं तो Kp क्या होता है, तो ये पार्शियल प्रेशर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। पार्शियल प्रेशर पर, पार्शियल प्रेशर यानी दाब पर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट a की पावर a, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट b की पावर b, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kp और Kc जनरल लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है रिएक्शन के लिए, तो ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में होता है, ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में होता है। यहां पर लिख देते हैं कंसंट्रेशन और यहां पर लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो अभी हम बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं, इसमें हमने कुछ कुछ चीजें को हमने पढ़ लिया है, जैसे इक्विलिब्रियम जो हमारी साम्यावस्था होती है, डेल्टा जी उसकी जीरो होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बोर्ड में भी पूछा जाता है और किसी न किसी फॉर्म में घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। इक्विलिब्रियम होगा कि आपकी फिजिबल होगी कि आपकी मतलब नॉन फिजिबल होगी कि इक्विलिब्रियम होगी, तो डेल्टा जी जीरो पूछा जाता है। और दूसरा इसमें आइस लिक्विड वाला पूछा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीजें बेसिक्स हैं जो हमने बता दिया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया, और यहाँ पर Kc कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Kp कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर प्रेशर का कोई प्रभाव, कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक उसमें हम कोई प्रभावित नहीं करते हैं, और ये डायनेमिक नेचर होती है यानी गतिकीय साम्य होती है। बाकी और चीजें हम आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैंने इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन बता दिया। इक्विलिब्रियम के आगे कुछ कुछ चीजें हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n होता है। Kp इज इक्वल टू Kc, तो Kp मैंने बता दिया है, Kc बता दिया है। R की वैल्यू यहां पर 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी, और डेल्टा n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का डिफरेंस होता है। तो प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, यहां पर हम माइनस करते हैं। दूसरी चीज जो है, R की वैल्यू यहां पर 0.0831 लीटर बार केल्विन मोल इनवर्स ही यूज होगी। R की बहुत वैल्यू जो है 2 कैलोरी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, लेकिन यहां पर यही यूज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं Kc, और इसको K इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन इक्वेशन में क्या चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आएगा। तो इक्विलिब्रियम अगर रिवर्स होता है, व्हेन इक्वेशन रिवर्स, सिंपल रिएक्शन हमने लिखा उसको रिवर्स कर दिया, वापस लिख दिया। जैसे हमने लिखा कि H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, ये एक सिंपल रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट K है। अब इसको रिवर्स कर दिया, 2HI इज इक्वल टू लिख दिया H2 प्लस I2। अब इसका रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो ये रिवर्स हुआ है तो 1/K हो जाएगा। तो इसका अगर K है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/K। ये आपको, क्योंकि इस रिएक्शन का ये रिवर्स हुआ है, तो व्हेन रिएक्शन रिवर्स रेट कांस्टेंट बिकम इनवर्स, 1/K हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्स। अगर रिएक्शन को हमने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है, उल्टा कर दिया है, तो रेट कांस्टेंट जो है 1/, हो जाएगा। ये चीज हिंदी मीडियम वाले समझ लें। दूसरा है कि डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया गया।
अगर 2 से डिवाइड, यहीं पर हमने लिखा है N2 + 3H2 = 2NH3। अब इसको 2 से डिवाइड किया, 1/2 N2 + 3/2H2 = 2NH3। यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका रेट कांस्टेंट यानी फर्स्ट वाले का यहां पर लिखा है, यानी प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स, और इसकी पावर कोफिशिएंट 3, यहां 3 लग गया। और दूसरा जो K डैश हमारा आया है वो NH3 अपान इसकी पावर में आया है। तो अब K और K डैश में क्या संबंध है, तो K और K डैश में संबंध यह है कि K डैश को अगर हम K फॉर्म में लिखें तो √K लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 2 स्टेप है तो रूट हो जाएगा, पावर रूट हो जाता है, यानी K की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर तीसरा है कि किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पर हमने क्या किया है, N2 + O2 = 2NO, और उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अगर ये K है तो मल्टीप्लाइड अगर 2 से किया है तो इसका रेट कांस्टेंट भी स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर ये K स्क्वायर हो गया। अगर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो दोनों स्टेप्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बराबर आ जाएगा। तो ये हुआ रिवर्स। इस पे क्वेश्चन 100% बनता है, श्योर बनता है। इस पर क्वेश्चन गेट में भी बनता है, इस पे क्वेश्चन जेई में भी बनता है, इस पे क्वेश्चन नीट में भी बनता है, और इस पे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कहां पर? यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पर भी क्वेश्चन इसमें से उठ सकता है, इसलिए इस चीज को अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये चूंकि 1 शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फार्मूले तक बात करेंगे, लेकिन जहां जरूरत की चीज होगी उसको समझा के ही सीडी पांडे आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारी कितनी टाइप की होती है। तो 2 टाइप की होती है, एक हमारा टाइप्स है होमोजीनियस, एक है हमारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों जिसमें H2 और I2 = 2HI, यानी ये भी हमारा गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे और दोनों सेम ही फेज में होंगे, यानी होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। गैस है तो ये भी गैस में, ये भी लिक्विड है तो ये भी लिक्विड में, ये भी सॉलिड है तो ये भी सॉलिड में। होमोजीनियस का मतलब हो गया सेम फेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। मतलब कि अगर हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है और CO2 गैस है, तो यहां पर गैस और सॉलिड दोनों आ गया, इसलिए हेट्रोजीनियस हो गया। कार्बन को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO + H2 बनता है वाटर गैस। CO और H2 को क्या बोलते हैं? वाटर गैस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वाटर गैस आपसे पूछ सकता है कि वाटर गैस का फार्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर होगा CO + H2 को बोलते हैं वाटर गैस। जी हाँ, तो आपका इक्विलिब्रियम बड़ा आराम से चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। आइए इक्विलिब्रियम के और नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं और इस गेम को शुरू करते हैं फार्मूला। आइए, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc प्योरेस्ट फॉर्म के लिए क्या होता है, सॉलिड फॉर्म के लिए क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे यहां पर हमने लिखा है H2 + I2 = 2HI, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है। तो Kc = क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट्स लिख दिया है, ऑल इन गैसेज फेज। Kp अगर लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां पर हमने लिख दिया पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख दिया, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख दिया। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड बनता है और CO2 गैस बनता है। यहां पर Kc = व्हाट, Kc ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ये और ये अपान रिएक्टेंट ये होना चाहिए, लेकिन इन दोनों की वैल्यू 1 होने की वजह से Kc = CO2 के इक्वल ही हो जाएगा, बिकॉज
CaO become 1 and CaCO3 become 1 because they are solid, वो solid फॉर्म में है, इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म में उनकी वैल्यू 1 होगी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए एक और देखते हैं। N2 + 3H2 = 2H3 हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस अमोनिया का फॉर्मेशन, यहाँ पे Pt और निकेल लिख दीजिए। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन यही होता है Kp = Kc RT की पावर डेल्टा एन होता है। ये डेल्टा एन यहां से हम पता करेंगे। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन = हो जाएगा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर देखिए। प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल है, 2 है कि नहीं है? प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट्स के कितने हैं? 3 और एक 4 हैं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कितने हैं? 2 और रिएक्टेंट कितने हैं? 3 और एक 4। 2 - 4 तो वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो Kp = क्या हो जाएगा? Kp = हो जाएगा Kc RT की पावर -2। ये Kc/RT का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी ऑप्शन बना सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप अलर्ट रहिए। यहाँ पर हमने 2 चीजें, 2 कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश किया, एक तो प्योरेस्ट फॉर्म और एक डेल्टा एन की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, मेजर करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल करने का काम आपका है, नहीं तो हमारे लेक्चर का वेट कीजिए जिसमें न्यूमेरिकल हम कराएंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक। फैक्टर्स मतलब होता है कारक, हिंदी मीडियम वाले जाने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मतलब होता है साम्यावस्था, तो साम्यावस्था, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सौम्या की बात कर रहे हैं, नहीं भैया सौम्य नहीं, साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। साम्यावस्था कारक, तो कारक देखिए यहां पर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P। कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता किसकी? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अगर हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर A इन इक्विलिब्रियम विथ B में हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर चेंज करेंगे तो साम्यावस्था हमारी बदलेगी। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब में अगर कोई प्रभाव हम करेंगे, दाब कहीं कम ज्यादा करेंगे तब भी हमारी साम्यावस्था बदलेगी। और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, बच्चों कैटलिस्ट अगर आएगा तो वो किधर जाएगा? वो रिएक्टेंट्स को भी प्रभावित करेगा, प्रोडक्ट को, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को प्रभावित करेगा। तो ये भी कुछ ना कुछ रोल अदा करेगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी कारकों को पढ़ने के लिए एक प्रिंसिपल आया जिसे ला सतालिए प्रिंसिपल कहा गया। तो आइए पढ़ते हैं, हम ले सतालिए प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ला सतालिए प्रिंसिपल पर हम आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रिया का। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ला सतालिए प्रिंसिपल, ला सतालिए का सिद्धांत क्या बताया? चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, ए और बी इक्विलिब्रियम में है और उसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहां पर मैंने आयरन +3 येलो कलर लिया है, HCN इसमें डाला है तो ये रेड कलर का बन रहा है, एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं, यानी लेफ्ट साइड को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करेगा, KF बढ़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, इस पार्ट को बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करेगा, यानी KB बढ़ेगा। तो जब भी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बढ़ाया जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। अगर जब भी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ाया जाएगा तो तब क्या होगा बच्चों? चंद्रशेखर आजाद की तरह जवाब देना, तब क्या होगा? तब हमारा बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है
फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर KF हमने लिख दिया है, KB लिख दिया है, तो आप इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा, बात खत्म। दो ही लाइन है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंज करते हैं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे लासताली प्रिंसिपल, और इन्होंने इतना बड़ा इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। तहलका मूवी देखा है ना, वैसे ही तहलका मचा दिया था। और इंडस्ट्री आज लासताली के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। जितनी शुगर फैक्ट्रीज आपकी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज का इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है, तो उन चीजों का जो फॉर्मेशन होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लासताली प्रिंसिपल का 100% है, जिसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या होगा, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपका रिएक्शन है कैसा। रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच क्या है, माइनस है, तो उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर पहले से ही है, पहले से हीट है, तो हीट कम देना पड़ेगा। अगर इंडोथर्मिक है, मतलब कि क्या है, वो रिएक्शन टेम्परेचर ले रहा है, तो उसको हम हीट सप्लाई करेंगे, हाई टेम्परेचर फेवर करेगा उसके लिए। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, बहुत ही मायने रखता है कि हमको प्रोडक्ट कितना बनाना है। तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनाना है और इंडोथर्मिक है, तो उसको रिएक्शन को टेम्परेचर दे दो आप। और अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर पहले से हीट निकल रहा है, स्टीम मार रहा है, तो टेम्परेचर उसकी कम कर दो रिएक्शन की, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। क्वालिटी कंट्रोल है, क्वांटिटेटिव लेवल, क्वालिटेटिव लेवल, दोनों चीजें कंट्रोल करता है लासताली प्रिंसिपल। आइए चेंज इन प्रेशर को पढ़ते हैं। प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो हमारा साम्यावस्था कहां जाएगी, हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ मुड़ जाएगी जिधर कम मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। अब इस पर आप प्रेशर बढ़ाइए, तो इधर मॉलिक्यूल कितने, प्रोडक्ट की तरफ 2 हैं और रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, P इंक्रीज करेंगे, तो ये बैकवर्ड आ जाएगी, इधर जिधर नहीं फॉरवर्ड जाएगी, इधर कम मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होने चाहिए, तो प्रेशर इसको ज्यादा देना चाहिए। कम मॉलिक्यूल्स की तरफ रिएक्शन बढ़ जा रही है। अगर मान लीजिए प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं, तो साम्यावस्था उधर मुड़ेगी जिधर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसको हम कम प्रेशर देंगे तो इधर फॉरवर्ड जाएगी, KF इसका बढ़ेगा, KB इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कुछ रिएक्शन हमने लिखा है, हेबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन है। इसके लिए टेम्परेचर का प्रभाव अगर देखें तो डेल्टा H = निगेटिव है, पहले से एक्सोथर्मिक है, तो इसके लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। अब प्रेशर इफेक्ट देखें तो हाई प्रेशर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट्स में कितने, 4 मॉलिक्यूल है, तो इसको जब बढ़ाओगे तो इधर की तरफ जाएगी। बोस्ट प्रोसेस क्या होता है, SO2 का फॉर्मेशन, SO3 का फॉर्मेशन, H2SO का फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस पर आप लगाइएगा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस यहां हमने लिख दिया है, तो इस पर आप बनाइएगा। बोस प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, दोनों चीजों पर आप अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा। बोस प्रोसेस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, ये गलत हो गया, ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस SO3 का प्रोसेस फॉर्मेशन होता है। तो आप बहुत सारे रिएक्शंस पर लासताली प्रिंसिपल लगाइए। अब इनर्ट गैस का एडिशन एक वर्ड रह जाता है, तो इनर्ट गैस का एडिशन उसको भी बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का एडिशन 2 चीजों पर होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, यानी आयतन हमारा क्या है, निश्चित है, आयतन निश्चित है, आयतन में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो फिर ये कैसा बिहेव करेगा, ये सेम बिहेव करेगा चेंज इन प्रेशर जैसा। यानी जब हम वॉल्यूम में एडिशन करेंगे, जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं, N2 का एडिशन कर रहे हैं, He2 का एडिशन कर रहे हैं, इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं, तो हमारा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा, रिएक्शन उधर बढ़ जाएगी, रिएक्शन उधर बढ़ जाएगी, और यही चीज हो देखा जाएगा। तो इसको हम अगर एक लाइन में बोले
at the equilibrium if we change concentration of the reactants, reaction go to the forward direction. If we change the concentration of the product, reaction turned to the backward direction. If we change reaction temperature in exothermic, reaction backward direction, and endothermic reaction क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन. और प्रेशर में अगर देखें तो when we change pressure at the equilibrium, then the equilibrium turned in that direction where lesser number of molecules are present in the reaction vessel. तो ये सब जितना रिएक्शन हो रहा है ये वेसल में हो रहा है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोज्ड वेसल. इसको हम क्लोज्ड वेसल बोलते हैं. तो क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रहा है. तो आई थिंक कि आप बहुत सारी चीजें आपको लासटेली प्रिंसिपल का पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आपका क्लियर हुआ होगा, और आप इन चीजों पर अभ्यास करेंगे. और कुछ फार्मूले और हैं इस चैप्टर के जिनको हम डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं. तो आइए उसको डिस्कस करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर हैज बीन केम. सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, आइस वाटर इक्विलिब्रियम. ये क्वेश्चन कई एग्जाम में मैंने खुद फेस किया है और लगभग हर जगह हमने सही किया है. तो आइए आपको भी मैं सिखाता हूं इस क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका. आइस है, मोर वॉल्यूम इसका होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वाटर है, इसका वॉल्यूम कम होगा. इसको समझ लीजिए कि अगर आपका आइस का एक टुकड़ा है, ऐसे आइस का एक टुकड़ा है, तो इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वांडर वाल बॉन्डिंग भी होती है, वांडर वाल बॉन्डिंग भी होती है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे 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 ऐसे. इसलिए इसमें वॉइड आ जाते हैं, स्पेस हो जाता है. वॉइड का मतलब होता है छेद. तो ये इसीलिए आइस वाटर पर तैरता है, इसीलिए वाटर पर आइस आपका तैरता है. अब जब वाटर में यही मेल्ट होके वाटर में जाता है, ये मेल्ट हुआ यानी घुला, और घुलने पर ये बन गया पानी. पानी बनता है तो इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड था वो खत्म हो जाता है, तब ये पानी बन जाता है. तो यहां पर लेस वॉल्यूम हो जाता है, यहां वॉल्यूम ज्यादा होता है. 100 ग्राम पानी को अगर आप आइस बना दीजिए तो वही बोतल में नहीं आएगा जिस बोतल में वो रहा होगा. इसीलिए जब हम फ्रीज में कांच की शीशी की बोतल लगा देते हैं और आइस जमता है तो शीशी फूट जाती है. यही इसका रीजन है साइंटिफिक. तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते हैं, जब दाब बढ़ाते हैं तो आइस ज्यादा मेल्ट होता है, हीट देते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ये फॉरवर्ड KF बढ़ जाता है इसका, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जिससे ज्यादा आइस मेल्ट होगा. तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, 1 KF, 2 बनाएगा KB, 3 बनाएगा नो चेंज, D बनाएगा KF इक्वल टू KB नॉट. तो यहां पर आपको यहां पर KF पर लगाना है कि KF विल इंक्रीज, यहां लिखेगा KB विल इंक्रीज. तो और नो चेंज मतलब कि इक्विलिब्रियम. भाई प्रेशर बढ़ा रहे हो, हीट दे रहे हो, आइस मेल्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगी? इक्विलिब्रियम तो आपका खत्म हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम जब खत्म हो रहा है तो आपका वाटर ज्यादा बन रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम कम है, तो वाटर का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ज्यादा आइस मेल्ट होगा, ज्यादा पानी बनेगा, और प्रेशर बढ़ाने से, हीट बढ़ाने से हमारा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा. और इसी को बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आए, तो नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. 2023 के नीट में, 2023 के गेट में, 2023 में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा. ये ऑर्गेनिक बाबा का वादा है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो. और आइए लास्ट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का पढ़ते हैं. वांट हाफ इक्वेशन
डेल ln kp अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। ये आता है फेज रूल से, कभी फेज रूल हम डिस्कस करेंगे, फेज रूल से आता है। और इसको दूसरे फॉर्म में लिखें ln kp इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस 1। तो इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है, सब वैल्यू दी रहेगी, कोई एक वैल्यू आपकी गायब रहेगी। तो आई थिंक कि आपको केमिकल इक्विलिब्रिया का ये मेरा शॉर्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन दबा करके ऑर्गेनिक बाबा का सपोर्ट कर दीजिए और हमारे परिवार के सदस्य के रूप में आप आ जाइए, ताकि आपको अपने केमिस्ट्री का जो भी ज्ञान है आप तक पहुंचता रहे। और मैं चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा कि बच्चों, मेहनत इतना करो खामोशी से, मेहनत इतना करो खामोशी से कि रिजल्ट आपका कोहराम मचा दे और चारों तरफ नाम ही नाम हो जाए। और पहली सैलरी आप जो है मेरे को तब वापस दे देना, अकाउंट नंबर तब दे दूंगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।